नमस्कार। स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम आपके लिए जो प्रश्न लेकर आएंगे उनकी संख्या कुल 25 होगी, जिसमें हम आपके लिए ऑप्शंस भी लेकर आए हैं। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय भी दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटी के प्रश्न का एपिसोड नंबर 26। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों को संवैधानिक रूप से केंद्र हेतु निर्धारित किया गया है? नंबर 1, प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षित करना। नंबर 2, सुनिश्चित करना कि भ्रष्टाचार और कुशासन राज्य सरकारों को प्रभावित ना करे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 355 केंद्र पर 2 दायित्वों को अधिरोपित करता है। ए, प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति से सुरक्षित, और बी, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही हो। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अनुच्छेद 21 से प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों को मूल अधिकार बनाता है। नंबर 2, अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिक के लिए अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना मूल कर्तव्य बनाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, अनुच्छेद 21A घोषित करता है कि राज्य इस ढंग से जैसे कि राज्य निर्धारित कर सकता 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। इस प्रकार यह संविधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा को। अनुच्छेद 51A कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। प्रश्न 3, भारत में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। नंबर 2, वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। नंबर 3, वे नकारात्मक प्रकृति के हैं क्योंकि वे राज्य को कुछ कार्य करने से निषेध करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, कथन 1 गलत है क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP केवल सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। कथन 2 सही है क्योंकि DPSP समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए वे सामाजिक एवं समाजवादी है, जबकि मूल अधिकार व्यक्ति के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। कथन 3 गलत है। DPSP सकारात्मक है क्योंकि वे राज्य द्वारा कुछ कार्य किए जाने की अपेक्षा करते हैं। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है क्योंकि वे राज्य को कुछ कार्य करने से निषेध करते हैं। प्रश्न 4, भारत के संविधान में सामान्य न्याय को बढ़ावा देने और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान किसके तहत प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए मूल अधिकार और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी केवल राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी केवल मूल अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु DPSP के अनुच्छेद 39A के
अंतर्गत किए गए प्रावधान समाजवादी सिद्धांतों में से एक हैं। प्रश्न 5, मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वे फ्रांस के संविधान से उधार लिए गए हैं। नंबर 2, उनमें नागरिक और नैतिक कर्तव्य दोनों सम्मिलित हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, प्रस्तावना में सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य एवं न्याय के आदर्श को उधार लिया गया था, जबकि फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श को प्रस्तावन में शामिल किया है। कुछ मूल कर्तव्य नैतिक कर्तव्य हैं, जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के नीतिपरक आदर्शों को संजोए रखना एक नैतिक नियम है और संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है। प्रश्न 6, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? नंबर 1, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। नंबर 2, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करना। नंबर 3, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना और संरक्षित करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, अनुच्छेद 51A(c) के अनुसार भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना और उसकी रक्षा करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करना राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 51A(f) के अनुसार हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और परिरक्षण करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा। प्रश्न 7, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, निर्वाचन हेतु योग्य होने के लिए उक्त व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। नंबर 2, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में भारतीय संविधान में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, अनुच्छेद 66(3) प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हेतु पात्र होने के लिए व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन हेतु योग्य बनाने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। पुनर्निर्वाचन की पात्रता अनुच्छेद 66 की व्याख्या से व्युत्पन्न हुई है। प्रश्न 8, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान तथा उसकी अध्यक्षता करते हैं। नंबर 2, वह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के संबंध में निर्णय लेते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, कथन एक असत्य है यद्यपि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कथन 2 असत्य है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अपात्र घोषित करने के संबंध में निर्णय लोकसभा में अध्यक्ष के द्वारा तथा राज्यसभा में सभापति के द्वारा लिया जाता है।
राष्ट्रपति अपारता के संबंध में निर्णय लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत चुनाव आयोग के परमानुसार लेते हैं। प्रश्न 9, लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? नंबर 1 आवाहन, नंबर 2 सत्रावासन, नंबर 3 स्थगन, नंबर 4 विघटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या। राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती हैं: संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने और सत्रावासन करना, लोकसभा का विघटन करना, संयुक्त बैठक का आह्वान करना, किंतु लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष में निहित होती है एवं राज्यसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यसभा के सभापति में निहित होती है। प्रश्न 10, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते समय निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, उसे अपने सरकारी कृत्यों के लिए वे सभी अनुमतियां प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को उपलब्ध होती हैं। ऑप्शन बी, वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निष्पादन करता रहता है। ऑप्शन सी, वह कोर्ट मार्शल की सजा को क्षमा कर सकता है। ऑप्शन डी, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय राष्ट्रपति की सभी शक्तियों और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। विकल्प ए, सी, डी राष्ट्रपति की शक्तियां और विशेषाधिकार हैं। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति पद के कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करता है। इस अवधि के दौरान वे कर्तव्यों राज्यसभा के उपसभापति द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है? नंबर 1, सदन के सत्रों का सत्रावासन, नंबर 2, लोकसभा का विघटन, नंबर 3, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। प्रधानमंत्री को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती है। वह राष्ट्रपति को संसद की सत्रों का आह्वान करने एवं सत्रावासन करने के संबंध में परामर्श देते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा का विघटन करने की अनुशंसा कर सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। वह राष्ट्रपति को भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, चुनाव आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों इत्यादि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। प्रश्न 12, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह निश्चित पदवधि का उपभोग करता है। ऑप्शन बी, वह भारत सरकार की अनुमति से आपराधिक अभियोग में आरोपित व्यक्तियों का बचाव कर सकता है। ऑप्शन सी, उसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने संबंधी योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या। महान्यायवादी की पदवी संविधान के अंतर्गत निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियत पद धारण करता है। वह भारत सरकार की अनुमति से आपराधिक अभियोगों में आरोपित का बचाव कर सकता है। उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने योग्य होना चाहिए। प्रश्न 13, अधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, लोक सेवा के प्रकरणों के लिए अधिकरण केवल संसद द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। नंबर 2, राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2।
प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: केवल संसद सार्वजनिक मामलों के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। संबंधित राज्य के अनुरोध पर संसद राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करती है। कथन 2 गलत है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रपति करता है। प्रश्न 14, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, उसके पास संसद की समितियों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। नंबर 2, उसे निजी स्तर पर वकालत करने से वंचित रखा गया है क्योंकि वह सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार होता है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या उसकी संयुक्त बैठक में और सदन की किसी समिति में बगैर मताधिकार के भाग लेने और बोलने का अधिकार है। महान्यायवादी सरकार की पूर्णकालिक वकील नहीं है। पुनः वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए उसे निजी वकालत करने से नहीं रोका जा सकता है। प्रश्न 15, वित्तीय संबंधों के संबंध में वित्त आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं राष्ट्रपति के आदेश से लागू होती है? नंबर 1, अनुदान सहायता। नंबर 2, ऋण सहायता। नंबर 3, केंद्रीय कर और शुल्क। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: वित्त आयोग के वित्तीय संबंधों से जुड़ी अनुशंसाओं को निम्नलिखित रूप से लागू किया जाता है। ऐसी अनुशंसाएं जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। केंद्रीय करों तथा शुल्कों का बंटवारा और अनुदान सहायता इस श्रेणी में आते हैं। ऐसी अनुशंसाएं जिन्हें अधिशासी आदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम से प्राप्त लाभ का बंटवारा, ऋण सहायता, केंद्र सहायता का तरीका आदि। प्रश्न 16, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मंत्री परिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि की अभिभावक कहा जाता है। प्रश्न 17, भारत की संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का आह्वान करने का प्रयोजन है? ऑप्शन ए अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले पर मंत्री का ध्यानाकर्षण करना, ऑप्शन बी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के निश्चित विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान करने हेतु, ऑप्शन सी सदस्यों को औपचारिक प्रस्ताव या बिना मतदान के थोड़ी देर के लिए चर्चा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी अनुचित या हिंसा व्यवहार के लिए किसी मंत्री को हटाने हेतु निवेदन करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: इस प्रक्रिया युक्ति के अंतर्गत कोई सदस्य सदन की पीठासीन अधिकारी की पूर्व अनुमति से अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है और मंत्री उस पर संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है। इस प्रकार के वक्तव्य पर तत्काल कोई बहस नहीं होगी। यह प्रक्रिया एक भारतीय नवोन्मेष है। यह सदन के मतदान का विषय नहीं है। प्रश्न 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, भारतीय संविधान में संसद के प्रत्येक सदन के लिए सचिवालय स्टाफ का उल्लेख किया गया है। नंबर 2, सचेतक व पद संबंधित सदन के नियमों में उल्लिखित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2।
प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या। अनुच्छेद 98 प्रावधान करता है कि प्रत्येक सदन के अपने स्वयं के सचिवालय कर्मचारी होंगे। सचेतक का पद संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित होता है। प्रश्न 19। निम्न में से कौन सा निकाय सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है? नंबर 1 संसदीय समितियां, नंबर 2 मंत्रिमंडलीय समितियां, नंबर 3 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या। मंत्रिमंडलीय यानी कैबिनेट समितियों में मंत्रिमंडलीय यानी कैबिनेट समितियां वे निर्णय लेने में कैबिनेट की सहायता करती है, वे सरकार की समर्थ प्रणाली है तथा जवाबदेही का एक साधन नहीं है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है। संसदीय समिति सरकार की विधायी जवाबदेही सुनिश्चित करता है। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। प्रश्न 20। यदि विधान परिषद राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, ऑप्शन बी विधेयक समाप्त हो जाता है, ऑप्शन सी विधान परिषद के निर्णय का अधिरोहण करने के लिए विधानसभा दूसरी बार विधेयक पारित कर सकती है, ऑप्शन डी विधेयक के प्रकार के आधार पर ए या सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या। विधानसभा विधान परिषद के निर्णय पर अधिरोहण करने के लिए दूसरी बार विधेयक पारित कर सकती है। संविधान में राज्य विधायिका के दोनों सदनों के बीच विधेयक पारित करने संबंधी गतिरोध के समाधान हेतु संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। विधानसभा दूसरी बार विधेयक पारित करके विधान परिषद के निर्णय का अधिरोहण कर सकती है, इसलिए साधारण विधेयक पारित करने की अंतिम शक्ति विधानसभा के पास है। प्रश्न 21। लोकसभा की कार्यवाहियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा की जाती है? नंबर 1 आहूत करना, नंबर 2 सत्रावसन, नंबर 3 स्थगन, नंबर 4 विघटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन की बैठक आहूत करता है। सत्रावसन से बैठक समाप्त हो जाती है, लेकिन साथ ही सदन का सत्र भी समाप्त हो जाता है। ऐसा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्थगन से केवल बैठक समाप्त होती है, न कि सदन का सत्र समाप्त होता है। लोकसभा की स्थिति में ऐसे अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रश्न 22। राज्यों के विधान परिषदों के अनुमूलन या सृजन के लिए विधेयक किसके द्वारा पारित किया जाता है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी संसद में साधारण बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा, ऑप्शन डी संसद में 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या। राज्यों में विधान परिषद के निर्माण और अनुमूलन के लिए संसद द्वारा साधारण बहुमत से विधेयक पारित किया जाता है। यदि राज्य की विधानसभा इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने वाले प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यता के बहुमत एवं सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले न्यूनतम 2/3 से अधिक सदस्यों के बहुमत से पारित करती है, तो संसद कानून द्वारा किसी राज्य जिसमें विधान परिषद मौजूद है उसकी विधान परिषद का अनुमूलन करने
या जिस राज्य में विधान परिषद मौजूद नहीं है उसकी विधान परिषद निर्मित करने के लिए प्रावधान निर्मित कर सकती है। प्रश्न 23, भारत और किसी अन्य देश के मध्य सीमा विवाद के निपटाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत साधारण बहुमत से संसद का अनुमोदन। ऑप्शन सी, अधिशासी आदेश। ऑप्शन डी, संपूर्ण भारत में जनमत संग्रह। व्याख्या, सीमा विवाद का निपटारा किसी अपरिभाषित सीमा के एकत्रीकरण से संबंधित है। भारत के किसी भी क्षेत्र को छोड़ना इसमें सम्मिलित नहीं है। वर्ष 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा विवाद के निपटाने के लिए किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है और एक कार्यकारिणी स्वयं इसके लिए आदेश पारित कर सकती है। यदि इसमें किसी भारतीय क्षेत्र को छोड़ने की बात होती है तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। पुनर्गठन के अन्य सभी प्रकरणों में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रश्न 24, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से। ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, अनुच्छेद 85(2) खा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न 25, भारत में बजटीय प्रक्रिया के संदर्भ में विनियोग विधेयक निम्नलिखित में से संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि से आहरण प्राधिकार। ऑप्शन बी, सरकार का कराधान प्रस्ताव। ऑप्शन सी, मंत्रालय द्वारा अनुदानों की मांगे। ऑप्शन डी, वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए अग्रिम में कोई अनुदान देने का प्रावधान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, संविधान की व्याख्या कहता है कि भारत की समेकित निधि से विधि समानता विनियोग के सिवाय संविधान की व्याख्या कहता है कि भारत की समेकित निधि से विधि समानता विनियोग के सिवाय धन की निकासी नहीं होगी। तदनुसार भारत की समेकित निधि से विनियोग के लिए विनियोग विधेयक स्थापित किया जाता है। यह व्यवस्था या विधि भारत की समेकित निधि से धन की निकासी को प्राधिकृत करती है। इसका अर्थ यह है कि विनियोग विधेयक के अधिनियमन तक भारत की समेकित निधि से भारत सरकार धन आहरित नहीं कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।